हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मज़ेदार उपन्यास पाक साहब का पार्ट 14। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। माइक पर कहने के लिए सहायक पायलट को कुछ न सूझा था। कौन हो तुम? कौन सी जगह है ये? और मुझे यहाँ क्यों लाया गया? पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मुझे नहीं जानते। एमपी हूँ राजनगर का, मिर्ज़ा अफजल बेग। और क्या? और क्या हो तुम? और क्या होता? एजेंट हो आईएसआई के? क्या बकवास कर रहे हो? जानते भी हो यह आरोप तुम किस पर लगा रहे हो? नहीं जानते तो तुम बता दो। उसने नेताओं वाले अंदाज में धमकी दी। अगर मुझे कुछ हो गया तो सारे शहर में बवाल हो जाएगा। तभी न जब लोगों को पता चलेगा कि तुम्हें कुछ हुआ है। मतलब यह मेरी जान कि इस वक्त जहाँ तुम हो, अगर किसी को कुछ हो जाए तो किसी को कुछ पता नहीं लगता। विजय कहता चला गया। कई बार तो उसे भी पता नहीं लग पाता जिसके साथ हुआ होता है कि उसे क्या हो गया है। हम लोग जो करते हैं, करते ही कुछ इस तरीके से हैं। हो कौन तुम लोग? इस वक्त आप भारतीय सीक्रेट सर्विस के खास मेहमान हैं। विजय का वाक्य सुनकर एक बार को तो झटका सा लगा अफजल बेग को, लेकिन अगले ही क्षण उसके लहजे में पुनः पद का नशा टपक पड़ा। सीक्रेट सर्विस वाले हो तो क्या हुआ? मैं भी एमपी हूँ जिसके तुम नौकर हो। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है खुद को? चाहे जिसे पकड़कर यहाँ ले आओ, उल्टे सीधे आरोप लगाने लगो उस पर। मुझे तुम आईएसआई का एजेंट बता रहे हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। मुसलमान होना इस देश में गुनाह हो गया है। हर मुसलमान आईएसआई का एजेंट नज़र आता है तुम्हें। धड़ाक से अफजल बेग के गाल पर एक चाटा पड़ा। जन्नाटेदार चाटा, विजय का चाटा, ऐसा जिसने अफजल बेग की आंखों के सामने शबे बारात का मंजर पेश कर दिया। विजय के दांत पिच गए थे। दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ता हुआ गुर्राया। मुसलमान की बात कर रहा है हरामजादे। फ़ायदा उठाना चाहता है अपने मुसलमान होने का। मुसलमानों के दुश्मन हम नहीं, तुम जैसे मुसलमान हैं। तुम जैसे कि नापाक हरकतों का खामियाजा कई बार देशभक्त मुसलमानों को भी भुगतना पड़ता है। अफजल बेग की खोपड़ी झनझनाकर रह गई थी, दिमाग सन्न। उसने कल्पना तक नहीं की थी कि कोई उसे चाटा भी मार सकता है। ऐसा शौक लगा था उसे कि चाटे की चोट के उभरने के बावजूद मुंह से आवाज़ न निकल सकी। टॉर्चर चेयर पर बैठा वह चाटा मारने वाले को केवल देखता रह गया। उसे, जो इस वक्त भी उसके सामने खड़ा सुलग रहा था। उसके अलावा एक शख्स और वहाँ था, वह जो चाटा मारने वाले के पीछे खड़ा था, वह जो अभी एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। अफजल बेग भले ही न जानता हो, मगर मेरे पाठक जानते हैं, वह ब्लैक बॉय था, सीक्रेट सर्विस का चीफ। कई लाइटों का फोकस सीधा अफजल बेग के चेहरे पर पड़ रहा था। उनकी तपिश से अपनी त्वचा में जलन महसूस कर रहा था वह, मगर उससे ज़्यादा महसूस कर रहा था अपने शरीर में दौड़ रही सनसनी। वह सनसनी चाटा मारने वाले शख्स के चेहरे पर मौजूद हिंसक भावों के कारण थी। वह बड़ी मुश्किल से कह पाया, आपके पास क्या सबूत है कि मैं आईएसआई का एजेंट हूँ? तुम भूल रहे हो मिस्टर अफजल बेग, यह कोर्ट नहीं, सीक्रेट सर्विस का टॉर्चर रूम है। का क्या मतलब? रोकने की लाख चेष्टाओं के बावजूद उसके हलक से हकलाहट निकल गई। सबूतों की ज़रूरत कोर्ट को पड़ती है, हमें नहीं। हमारे लिए इतना जान लेना ही काफ़ी है कि कौन क्या है, और हम जान चुके हैं।
चुनाव तक तुमने आईएसआई के पैसे से जीता है। तुम्हारा काम अलकायदा के आतंकवादियों को पैसा देना और अपने रसूखातों का फ़ायदा पहुंचाना है। आप मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। एक ही चाटे में वह तुमसे आप पर चढ़ गया था। लियाकत, सनवर, अस्कर और शबीर शाह को जानते हो? अफजल बेग का चेहरा उतरा जरूर, मगर संभल कर बोला, कौन है ये लोग? इसे कहते हैं ओवर एक्टिंग। समझदारी भरे सवाल का बेवकूफ़ी भरा जवाब। सनवर, लियाकत और अस्कर को अगर छोड़ भी दे तो इस वक्त भारत में ऐसा कौन है जो शबीर शाह को न जानता हो? टीवी के प्रचार से उसे बच्चा बच्चा जान चुका है। तुम फिर भी मानवीय चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हो। ओह, अफजल बेग ने बात संभालने की कोशिश की। आप उस शबीर शाह की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम उसी शबीर शाह की बात कर रहे हैं, विजय ने उसी किसी टोन में कहा। उसकी जिसने तुम्हारी कृपा से तुम्हारे 3 प्यादों के साथ अमेरिका जाने वाले विमान का मुख कराची की ओर मोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हो? भला उनसे मेरा क्या संबंध हो सकता है? ये संबंध है। कहने के साथ विजय ने जेब से ओसामा बिन लादेन का फेस मास्क निकालकर उसकी आंखों के सामने लहरा दिया। अफजल बेग को झटका सा लगा। बोला, ये क्या है? वह जिसे ओढ़कर तुम सुप्रीमो बन जाते थे। सुप्रीमो? यह कौन है? वह जो अपने बेडरूम में रखे ट्रांसमीटर पर आईएसआई के चीफ से बातें करता है। पिछली बार बातें नुसरत तुगलक से हुई थी। सुप्रीमो वह है जिसने नुसरत तुगलक को बताया था कि शबीर शाह असल में विकास है। उसे सराय ही में मार डालने का प्रस्ताव भी रखा था जिसने, और इस प्रस्ताव के कारण जिस पर नुसरत की डांट भी पड़ी थी। कहा गया था उन्हें विमान अपहरण करके कराची लाने दो। उधर विजय कहता जा रहा था। इधर अफजल बेग का चेहरा पहले फीका पड़ा, फिर उस पर हवाइयाँ उड़ने लगी और विजय के चुप होने तक उसका चेहरा हल्दी के माफिक पीला पड़ चुका था। पुनः विजय ने ही कहा, अब बोलो। विजय दहाड़ा। अपने साथियों और अलकायदा के उन आतंकवादियों के नाम पते जिन्हें तुम जानते हो। अफजल बेग के चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता उभर आई। बोला, मैं किसी और को नहीं जानता, यानी बताने के मूड में नहीं हो। कहने के साथ विजय ने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लिया था। जब मैं जानता ही नहीं तो हम यह भी जानते हैं कि तुम जानते हो, और यह भी जानते हैं कि चाहे तो उगलवा सकते हैं। उसकी बात काट कर विजय कहता चला गया, मगर तुम यह नहीं जानते कि हमें इन सब की जरूरत नहीं रह गई है। तुम्हारे पर्सनल कंप्यूटर से पूरी लिस्ट बरामद कर ली गई है। एक बार फिर अफजल बेग का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें छोड़ा गया, मुकदमा चलाया गया तो अपनी नेतागिरी के पेश में देश में बवाल खड़ा करने की कोशिश करोगे। इसलिए अब एक ही हाल होना चाहिए तुम्हारा। का क्या? जवाब में विजय ने अपने दोनों हाथों को तेजी से झटका दिया। कट। हड्डी टूटने की आवाज़। अफजल बेग का चेहरा उसके सीने पर लटक गया। अरे! ब्लैक बॉय हैरान। आपने इसे मार डाला? क्यों? विजय ने घूरा। तुम्हें क्या इसका अचार बनाना था? ब्लैक बॉय पर कुछ कहते न बन पड़ा। सभी गार्ड और कमांडोज को रस्सी की मदद से कुछ इस तरह कसकर बांध दिया गया था कि होश में आने के बाद से अपने जिस्म को हिला न सके, और उन्हें उस विशेष कक्ष में पहुंचा दिया गया जिसमें खाली ताबूत पड़े थे। विकास के विचार अनुसार उनमें से कोई भी
किसी भी पल हल्का सा मौका मिलते ही बखेड़ा खड़ा कर सकता था। अतः बेहोशी के दरमियान उन्हें इस हाल में पहुंचा देना निहायत ज़रूरी था कि कोई कुछ कर न सके। सभी गार्ड और कमांडोज को रस्सी की मदद से कुछ इस तरह कसकर बांध दिया गया कि होश में आने के बाद भी वे अपने जिस्म को हिला डुला न सके। अस्कर, लियाकत और सनवर को शस्त्र थमाकर उसने उन तीनों स्थानों पर तैनात किया जहां 3 गार्ड खड़े होते थे। बोला, जब अर्नल होश में आ जाए तो उसे गन थमाकर पीछे से तीसरी पंक्ति के नज़दीक तैनात करना। ओके, डूना ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? जो करना था वह कर चुकी हो। न अब तक किसी को पता लगा है कि तुम हमारे साथ थी, न ही आगे पता लगना चाहिए। अब तुम्हें केवल आम यात्री बनकर रहना है। डूना ने इस तरह गर्दन हिलाई जिससे सब समझ गई हो। अब मैं जरा पायलट को देखता हूँ अस्कर। कहने के बाद वह गन संभाले कॉकपिट की तरफ बढ़ गया। तब तक पायलट को भी पता लग चुका था कि विमान आतंकवादियों के कब्जे में है। दोनों के चेहरे पीले पड़े हुए थे। कंट्रोल रूम को वे पूरी सिचुएशन बता चुके थे, मगर अभी तक ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला था। सहायक पायलट ने एक अन्य अजले शख्स को कॉकपिट की तरफ आते देखा तो हैरत में पड़ गया। आतंकवादियों के उस अजीब हुलिये का मतलब उसकी समझ से बाहर था। वहाँ मौजूद हेडफोन कानों पर फिट करने के बाद विकास ने माइक पर कहा, कॉकपिट का दरवाज़ा फ़ौरन खोल दो, मैं अंदर आना चाहता हूँ। दरवाज़ा नहीं खुलेगा। सहायक पायलट घुर्राया। कोई फ़ायदा नहीं होगा सहायक साहब, विकास ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मुझे शीशा तोड़कर वहाँ आना पड़ेगा। यह विमान तुम्हें अमेरिका नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ले जाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या तुम वह चाहते हो कि हम एक एक करके यात्रियों को मारना शुरू कर दे? का क्या मतलब? सहायक का हलक सूख गया। 2 में से एक काम जरूर होगा। विकास ने अपने एक एक लफ्ज पर जोर दिया। या तो तुम पाकिस्तान चलोगे या विमान में मौजूद सभी यात्रियों की लाशें देखोगे। बोलो क्या पसंद है तुम्हें? सहायक पायलट को जैसे लकवा मार गया। विकास ने आगे कहा, अगर तुमने पाकिस्तान के अलावा विश्व के किसी अन्य एयरपोर्ट पर इस विमान को लैंड कराने का ख्वाब भी देखा तो इसके ज़मीन को छूते छूते उतनी ही लाशें देखोगे जितनी इसमें सवारियां हैं। सहायक ने पायलट से कुछ कहा। विकास ने अनुमान लगाया कि वह उसकी चेतावनी के बारे में पायलट को बता रहा होगा। उधर पायलट ने विकास की चेतावनी के बारे में कंट्रोल रूम को सूचित करने के बाद पूछा, हमें आदेश दिया जाए कि क्या करें? कुछ देर बाद वह शीशा तोड़कर कॉकपिट में घुस आएगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद आदेश मिला, वही करो जो वे कहते हैं। इस प्रकार विमान पर पूरी तरह उनका कब्जा हो गया। कॉकपिट का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर घुसकर विकास ने दोनों को कवर किया और विमान पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गया। करीब 1.5 घंटे बाद लगभग सभी यात्रियों को होश आ चुका था। होश आने पर जिस स्थिति में उन्होंने खुद को पाया उसने उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। चेहरे पर साक्षात मौत नृत्य करने लगी। अस्कर, सनवर, लियाकत और अर्नल बार बार चेतावनियां देकर उन्हें आतंकित कर रहे थे। यात्रियों से अस्कर ने कहा था, तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।
दुश्मनी है सिर्फ भारत की सरकार से। अगर चुपचाप बैठे रहोगे तो किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, मगर चालाकी दिखाने की कोशिश करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबको सांप सूंघ गया था। तभी लियाकत ने कहा, तुम हमारे साथ अल-कायदा जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। याद रहे, जो नहीं बोलेगा उसे गोली मार दी जाएगी। बोलो अल-कायदा, मरते क्या न करते। अतः सब कह उठे, जिंदाबाद अल-कायदा। सनवर ने जोर से कहा। विमान गूंज उठा, जिंदाबाद। सीक्रेट सर्विस का चीफ बोल रहा हूँ। विजय के हलक से ब्लैक बॉय की आवाज़ निकल रही थी। इसी वक्त विदेश मंत्री महोदय से बात कराओ। जस्ट मिनट सर। दूसरी तरफ से केवल इतना ही कहा गया और फिर लाइन पर राष्ट्रीय धुन गूंजने लगी। अपनी रिवॉल्वर चेयर पर बैठा ब्लैक बॉय बेचैन नज़र आ रहा था। जब वह बात उसकी समझ में आई कि दूसरी तरफ से होल्ड कराया गया है तो बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, आप करना क्या चाहते हैं? क्या बातें करेंगे विदेश मंत्री से? कान और आंखें हैं न तुम्हारे पास? जी, देखते रहो और सुनते रहो। दूसरी तरफ से स्वर उभरा। सर। विजय पहचान गया था। यह आवाज़ वर्तमान विदेश मंत्री की थी। बोला, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस सर, मेरी गुजारिश है कि आप बगैर जरा भी समय गवाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। पूरा मीडिया होना चाहिए उसमें, प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी। देसी पत्रकार हो न हो, मगर विदेशी पत्रकार ज़रूर होने चाहिए। हर देश के, सारे संसार के। मिस्टर चीफ, इस वक्त हम विमान अपहरण कांड में उलझे हुए हैं। उसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहा हूँ सर। उसी संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहना है, बल्कि पाकिस्तान को मैसेज देना है कि विमान अपहरण करने वालों में से एक, जिसका नाम शबीर शाह है, असल में विकास है। का क्या? यह आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चीफ? इधर विजय की बात सुनकर ब्लैक बॉय भी बुरी तरह चौंका था। कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे शांत रहने का इशारा करते विजय ने फ़ोन पर कहा, वह कह रहा हूँ सर जो आपने सुना, पर क्या यह सच है? क्या मैं आपको गलत बयानी की सलाह दे सकता हूँ? लेकिन इस तरह तो विकास की जान खतरे में सर। उसकी बात काटकर विजय कड़े लहजे में कहता चला गया, किसी भी शख्स की जान मुल्क की आन से बड़ी नहीं हो सकती, अंजाम चाहे जो हो। मगर आपके मुंह से सारे संसार को यह मैसेज जाना चाहिए कि विकास जो भी कर रहा है खुद कर रहा है, भारत नहीं कर रहा। मुल्क का सहयोग हासिल नहीं है उसे, बल्कि हिंदुस्तान तो उसे रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। समय रहते हमारे ही द्वारा पाकिस्तान को यह सूचना दी जा रही है कि शबीर विकास है। यह देश उसके किसी भी कृत्य का जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान उसके साथ चाहे जिस तरह पेश आए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर वह मर भी जाता है तो लाश हिंदुस्तान को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही, वैसी ही खामोशी जैसी इस वक्त ब्लैक बॉय के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। सर, विजय ने पूछा, आप लाइन पर हैं ना? हाँ चीफ, हैं तो लाइन पर, मगर आपने ठीक से सोच लिया है ना? वही सब कहना है, इससे भी ज़्यादा जो आप कह सकें। विजय एक एक लफ्ज पर जोर देता कहता चला गया, मिशन हमारा एक ही है, संसार को यह मैसेज देना कि यह देश
विकास के हर कृत्य के खिलाफ है। हल्के से गैप के बाद कहा गया, ओके, थैंक यू सर। कहने के साथ विजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मौका मिलते ही ब्लैक बॉय ने कहा, क्या आप सचमुच विकास की मौत चाहते हो? हर भारतीय को उसकी मौत चाहनी चाहिए, जो देश की आन बान और शान पर कलंक का धब्बा बन जाए। सख्त लहजे में कहने के बाद विजय अपनी सदाबहार टोन में लौट आया और फिर, दिमाग का इस्तेमाल करो काले लड़के। ऐसी कौन सी न्यूज़ फ्लैश कर दी हमने जिससे दिलजले पर कोई ऐसा खतरा मंडरा उठेगा जो पहले से ही न मंडरा रहा हो? गौर करो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अजीमो शान जासूस नुसरत तुगलक को पहले से ही मालूम है कि शबीर शाह के रूप में उसकी धरती पर विकास कदम रखने जा रहा है। हमने कौन सी नई बात बता दी उन्हें? हाँ, संसार को यह मैसेज दे डाला कि विकास की हरकतों का जिम्मेदार भारत नहीं है, जो कि सच भी है मेरे ख्याल से तो। हाँ हाँ, उगलो, अपना ख्याल भी उगलो। किसी तरह विकास को आगाह किया जाना चाहिए कि नुसरत तुगलक को उसके विकास होने की जानकारी है, यानी मदद करना चाहते हो दिल जलेगी। क्या हमें नहीं करनी चाहिए सर? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, सपाट लहजे में विजय कहता चला गया। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो काले लड़के, क्योंकि तुम्हें इस वक्त विकास नज़र आ रहा है, पर्सनल रिलेशन नज़र आ रहा है, जबकि नज़र भारतीय हित में होनी चाहिए। अगर हमारी किसी भी हरकत से यह मैसेज चला गया कि हमने दिलजले को कोई मदद पहुंचाई है तो बद पिट जाएगी मुल्क की, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। हालात इतने उलझ गए हैं कि समझने की कोशिश बाद में करना प्यारे। फिलहाल हमारी पाकिस्तान यात्रा की तैयारी करो। आप पाकिस्तान जा रहे हैं? खुलेआम नहीं, खुफिया तरीके से। मगर क्यों? आप वहां जाकर क्या करेंगे? जब अपना दिलजला वहां पहुंच चुका है तो हम यहीं क्या कर रहे हैं? कहने के साथ विजय उठकर खड़ा हो गया। आज तक पर विमान को कराची एयरपोर्ट पर लैंड करते दिखाया गया है। आज तक पर ही क्यों, विश्व के हर सैटेलाइट चैनल पर इस दृश्य का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। जिक्र आज तक से इसलिए शुरू किया क्योंकि अशरफ और आशा वही देख रहे थे। विमान के लैंड करते ही आशा के मुंह से निकला, हे भगवान, ये क्या कर रहा है यह बेवकूफ़ लड़का? उसे तो मालूम है कि वहाँ उसका स्वागत नुसरत तुगलक करने वाले हैं, फिर क्यों उसने वहीं लैंड किया? क्यों नहीं हमसे किए गए अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान के किसी और शहर में उतरा? सनकी है साला, बेवकूफ़ गधा, रोष भरे स्वर में अशरफ ने कहा। मैं समझ सकता हूँ उसके सिर पर सीधे सीधे नुसरत तुगलक से टकराने की धुन सवार हो गई है, मगर अशरफ, अब तो हमारी गवर्नमेंट की बेवकूफ़ी के कारण सारी दुनिया को मालूम है कि शबीर शाह विकास है। ऐसे में विमान के अंदर विकास की स्थिति क्या होगी? तुम भूल रही हो, यह बात सारे संसार को भले ही मालूम हो, मगर विमान के अंदर मौजूद लोगों को मालूम नहीं होगी। सनवर, लियाकत और असगर अभी भी उसे शबीर शाह ही समझ रहे होंगे, इसलिए विमान की स्थिति में कोई खास चेंज नहीं आया होगा। उधर विकास को भी मालूम नहीं है कि जो बात कल तक केवल नुसरत तुगलक जानते थे, उसे आज सारी दुनिया जानती है, अर्थात उसका ट्रीटमेंट भी अलकायदा के आतंकवादियों जैसा ही होगा। पर अशरफ, अब होगा क्या? जो भी होगा उसे टीवी के पर्दे पर देखने से ज़्यादा और हम कर भी क्या सकते हैं? कहने के साथ नज़रें स्क्रीन पर जम गई।
वहाँ जहाँ विमान का दरवाज़ा खुलता नजर आ रहा था और कमरे में गूंज रही थी रजनी शर्मा की आवाज़, आप देख रहे हैं, विकास पाकिस्तान की धरती पर पहुंच चुका है। 24 घंटे गुजर चुके थे। अपहृत विमान कराची हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय रनवे पर खड़ा था। संसार भर के न्यूज़ चैनल के कैमरे वहां के दृश्य को टीवी के पर्दे पर जारी कर रहे थे। हालांकि नुसरत तुगलक अभी तक कहीं नजर नहीं आए थे, मगर पाकिस्तानी आर्मी की अनेक गाड़ियों ने विमान को चारों तरफ से घेर रखा था, परंतु एक निश्चित सीमा से आगे विमान की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की जा रही थी। की भी कैसे जाती, विमान के अंदर से गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी जो दे दी गई थी। विकास आदि की तरफ से मांगें भी पेश की जा चुकी थी। दुनिया भर के अखबारों में उन मांगों को छाप भी दिया था। यूं तो शब्बीर शाह की तरफ से 10 मांगें की गई थी, मगर उनमें प्रमुख थी भारत की जेलों में बंद सभी आतंकवादियों को रिहा किया जाए, कश्मीर को आज़ाद किया जाए और कराची आकर भारत के प्रधानमंत्री स्वयं उनसे बात करें। विश्व जनमत का कहना था, विकास की तरफ से ऐसी मांगें इसलिए रखी जा रही है क्योंकि उसे अभी तक यह नहीं मालूम है कि संसार उसके विकास होने का रहस्य जान चुका है। वह अभी भी खुद को शब्बीर शाह नाम का आतंकवादी ही साबित करना चाहता है, जबकि वास्तव में उसका इन मांगों से कोई संबंध नहीं है। असल में तो वह मौका लगते ही परवेज़ मुशर्रफ तक पहुंचना चाहता है। दुनिया की निगाह में पाकिस्तान विमान को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, मगर अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी। विमान के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। लोग भूख, गर्मी, आतंक और अनिश्चित की स्थिति से त्रस्त थे। विमान के किचन में खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे दूध के लिए रो रहे थे। एयर कंडीशन केवल 1 घंटा पहले ठप हुआ था और उस समय के बाद से स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह हो गई थी। विमान के अंदर बेतहाशा गर्मी थी, सांसों की ज़बरदस्त उमस। हालात यह हो गए थे कि विकास, सनवर, लियाकत असगर और अर्नल के लिए भी अब विमान में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे उमस घुटन में तब्दील होती जा रही थी। असगर आदि को यह भले ही मालूम था कि पाकिस्तान सरकार उनकी दुश्मन नहीं है, मगर वह किस तरह मदद करेगी इस बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं था। जब विकास को यह लगा कि अगर एयर कंडीशन ठीक न कराया गया तो यात्री घुटन से त्रस्त होकर हथियारों की परवाह किए बिना उन पर झपट पड़ेंगे, मरने मारने में आमादा हो जाएंगे, वह कॉकपिट में पहुंचा। कराची एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से संबंध स्थापित करके बोला, हमारी मांगें मानी जा रही हैं या हम यात्रियों को मारना शुरू कर दें। हमने भारत की सरकार से संबंध स्थापित किया हुआ है। दूसरी तरफ से कहा गया। उधर से अभी कोई जवाब नहीं आया है। विकास विषय चेंज करके मतलब की बात पर आया। विमान का एयर कंडीशन ठप है, उसे ठीक करने की व्यवस्था करो। व्यवस्था तो हम कर देंगे, मगर आपको फिर आपत्ति होगी। क्या मतलब? एयर कंडीशन को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि हम टेक्नीशियन को विमान के अंदर भेजें और यह काम आपको मंजूर नहीं है। इस बारे में उस वक्त भी बात हो चुकी है जब आपने कहा था कि यात्री भूखे हैं और किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने खाना भेजने की पेशकश की थी, जिसे आपने यह कहकर ठुकरा दिया था कि खाना लाने वालों के बहाने हम विमान में कमांडोज भेज सकते हैं, मगर एयर कंडीशन फ़ौरन ठीक होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप सहमत हो तो हम टेक्नीशियन भेज सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद विकास ने कहा, भेज दो,
मगर सुनो, बोलिए, अगर उनके बहाने तुमने सचमुच कमांडोज भेजे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात को सुनने के बाद दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर पूछा गया, पायलट और सहायक पायलट कहाँ है? यात्री कक्ष में, मेरे साथियों की गिरफ्त में। कॉकपिट में और कौन है? कोई भी नहीं। पुनः एक पल की चुप्पी के बाद कहा गया, तो फिर ये बगैर सिर पर की बातें क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? विकास ने चौंकने का अभिनय किया। तुम जानते हो कि हम तुम्हारे मददगार हैं। सो तो ठीक है, विकास ने कहा, मगर मुझे क्या मालूम कि मैं आपसे खुलकर बात कर सकता हूँ या नहीं। और इधर से हम यह सोचकर उस किस्म की बातें कर रहे थे कि पायलट और सहायक पायलट भी हमारी वार्ता सुन रहे होंगे। अब विकास ने खुलकर कहा, सच्चाई यह है, ज़्यादा देर तक हम यात्रियों को गोश में नहीं रख सकते। सब लोगों के दम घुटने लगे हैं। अगर कुछ न किया गया तो यात्री मौत की परवाह छोड़कर हम पर झपट पड़ेंगे। हमारी राय भी यही है कि अब जल्दी से जल्दी इस ड्रामे को ख़त्म किया जाए। अपने मिशन को खूबसूरत अंदाज में अंजाम देने के लिए हमारी मुबारकबाद कबूल करो शब्बीर शाह। थैंक यू। हमें तुम्हारी मदद करनी है, कहा गया, मगर इस तरह की एक भी यात्री, विमान कर्मचारी बाप न सके की मदद की गई है। उन्हें यही नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान सरकार ने पूरी ईमानदारी और तत्परता से तुम लोगों के कब्जे से विमान मुक्त कराया है। ऐसा कैसे होगा? जवाब में दूसरी तरफ से विकास को पूरी योजना समझाई जाने लगी। उस वक्त यात्रियों ने राहत की सांस ली जब विकास ने यह घोषणा की कि एयर कंडीशन ठीक करने के लिए विमान में टेक्नीशियन आने वाले हैं। सनवर, लियाकत और अस्कर अंडल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वह बोला, पाकिस्तान सरकार बड़ी झूठी और धोखेबाज है। टेक्नीशियन के बहाने वह कमांडो भी भेज सकती है। अब हम लोगों को पूरी तरह सावधान रहना है। अगर उनमें से कोई भी जरा चालाकी दिखाने की कोशिश करे, उसे फौरन गोली मार दी जाए। चारों चुप रहे। फिर करीब 30 मिनट बाद टेक्नीशियन का लिबास पहने 4 युवक विमान के अंदर आए। उनमें से एक के हाथ में सूटकेस था। विमान में कदम रखते ही विकास ने उसके हाथ से सूटकेस छीन लिया। गुर्राया, क्या है इसमें? वे औजार जिनकी जरूरत पड़ेगी, युवक ने संक्षिप्त जवाब दिया। हाथ ऊपर उठा लो, विकास ने कहा। चारों ने आदेश का पालन किया। विकास ने अपने साथियों से कहा, इन्हें निशाने पर रखना और अगर कोई भी जरा भी हरकत करे तो गोली चलाने में हिचकना नहीं। अस्कर और सनवर ने स्वीकृति से गर्दन हिलाई। विकास उन चारों से एक कदम पीछे हट गया। सूटकेस खोलकर चेक किया। इतना ही नहीं, चारों की जेबों की तलाशी भी ली उसने। तब कहीं जाकर संतुष्ट होने के बाद बोला, ठीक है, तुम अपना काम कर सकते हो, मगर याद रहे, एयर कंडीशन के अलावा इधर उधर ध्यान देते ही तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। उनमें से एक ने कहा, सबसे पहले हमें यात्री कक्ष में फैले एयर कंडीशन के तार चेक करने होंगे। मुमकिन है कहीं से टूट गया हो। करो। इस तरह काम शुरू हो गया। चारों अलग अलग यात्री कक्ष में फैलकर तार चेक करने लगे। 10 मिनट गुजर गए। वह 11वां मिनट था जब एक ऐसी स्थिति आई कि एक टेक्नीशियन विकास के नज़दीक था, दूसरा अस्कर के, तीसरा सनवर के और चौथा लियाकत थे। फिर चारों ने
एक साथ इस तरह हरकत की जैसे एक ही स्विच से ऑन होने वाले बल्ब हों। झपटकर उन्होंने अपने अपने शिकारों को दबोच लिया। अकेला अर्नल ऐसा था जिस पर कोई आफत नहीं आई थी। जब उसने देखा कि शब्बीर, असगर, सनवर और लियाकत को एक साथ पंगु बना दिया गया है तो उसने हड़बड़ाहट में गोली चला दी। गोली असगर के भेजे में लगी। उधर असगर के हलक से चीख निकली। इधर लियाकत पर झपटने वाले कमांडो ने उसकी गन छीनकर अर्नल पर गोली चला दी। एक चीख के साथ वह भी असगर की तरह ठंडा पड़ गया। सनवर ने हरकत करनी चाहिए थी, मगर तभी नज़दीक की सीट पर बैठे दो युवकों ने झपटकर उसे दबोच लिया। विमान में विकास को जकड़े कमांडो की आवाज़ गूंजी। अब छटपटाना बेकार है शब्बीर शाह। ज़्यादा हाथ पैर चलाए तो तुम तीनों भी अपने दो साथियों की तरह मौत के घाट उतार दिए जाओगे। विमान पर अब हमारा कब्जा हो चुका है। विकास अंदर ही अंदर मुस्कुरा कर रह गया। क्रोधित यात्री उन तीनों पर टूट पड़े। अकेली डूना ऐसी थी जिसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे ऐसी कोई भी हरकत न करने का हुक्म हुआ था जिससे वह उसकी मददगार साबित हो। वैसे भी शब्बीर शाह, सनवर और लियाकत की अब कोई मदद नहीं की जा सकती थी। नुसरत भैया, हाँ तुगलक बहन, क्या नज़ारा है। वाइक आंखें तर हो गई। दोनों की आंखें एक टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। पर हम इस नज़ारे को देख कैसे सकते हैं का क्या मतलब, देख रहे हैं मगर कैसे। तुगलक ने कहा, एक ही स्क्रीन पर हमें ये चार चार दृश्य कैसे नज़र आ रहे हैं। तुम शायद भूल गए तुगलक बहन, चीफ साहब ने पहले ही कहा था टेक्नीशियन के रूप में जो 4 कमांडोज विमान के अंदर भेजे गए हैं उन सबके लिबास का एक एक बटन असल में बटन नहीं, कैमरा है। चारों कैमरे अलग अलग दृश्य पेश कर रहे हैं और हम उन चारों ही दृश्यों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, बल्कि देख रहे हैं। वो देख, छटंकी को दबोचा जा चुका है। छटंकी वे विकास को कहते थे। वे यानी नुसरत अली और तुगलक खान, दो जिस्म एक जान, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के नमूने, बातों से नमूने, हरकतों से नमूने, मगर बेहद खतरनाक। कई मामलों में तो वे विजय और विकास जैसे धुरंधरों से भी मीलों आगे थे। बेहद पतले, 6 फुटे, पतले होने के कारण कुछ ज़्यादा ही लंबे लगते थे। अजीब परंपरागत लिबास था उनका। दोनों हमेशा एक जैसे लिबास में रहते। नील टीनापोल और कलफ लगे वेल प्रेस सफ़ेद चूड़ीदार पजामे, घुटनों तक लंबे बंद गले के काले कोट, गर्दन तक कोट के सभी बटन बंद, पैरों में जूतियाँ जिस पर हुए नकली काम के सितारे झिलमिलाया करते थे। जूती बेहद नुकीली, ऐसी कि जब वे चलते तो चर चर बोला करती। सिर पर तिरछी रखी हुई काली टोपियाँ, दोनों के मुंह में पान की गिलोरियाँ रहती थी। होठ सुर्ख, कुल मिलाकर वे जासूस कम शायर ज़्यादा लगते थे। और बातें तो आप उनकी सुनना शुरू कर ही चुके हो। इस वक्त ये एक कंट्रोल रूम जैसे कक्ष में बैठे थे। वह कंट्रोल रूम कराची एयरपोर्ट के करीब 10 किलोमीटर दूर था। वे अगल बगल पड़ी 2 कुर्सियों पर बैठे थे। बैठे क्या थे, पसरे पड़े थे कुर्सियों पर, पैर सामने पड़ी मेज के ऊपर,
नज़रें एक स्टैंड पर लगे टीवी पर। स्क्रीन पर विमान के अंदर के छोटे छोटे 4 दृश्य नजर आ रहे थे। कक्ष में उनके अलावा एक और शख्स था। वह था आईएसआई का चीफ। उनकी बातों का मजा ले रहा था। वह जानता था अगर वह बीच में बोला तो वे उसी को लपेट लेंगे। अतः चुपचाप उस दृश्य को देख रहा था जिसे वह भी देख रहे थे। कैसा छटपटा रहा है साला, जैसे सचमुच कमांडो की पकड़ से निकलना चाहता हो, जबकि चाहता ये है कि कमांडो पकड़े रहे। यह जो समझ रहा है कि पाकिस्तान का दामाद है, सरकार उनसे मिली हुई है, हमसे मिलेगा तो भरत मिलाप भूल जाएगा। बेचारा सोच रहा है पाकिस्तान सरकार उसे अब भी शबीर शाह ही समझ रही है, इसलिए तो खुद को इतनी आसानी से कमांडो के हवाले कर दिया, वरना उछल कूद जरूर मचाता। जी चाह रहा है साले को पेड़ से टपके अमरूद की तरह कच्चा चबा जाऊं। हमारे जनरल का मुंह थपेड़ने निकला था। मिलेगा उसे कच्चा चबा जाने का मौका भी मिलेगा और सूप बनाकर पी जाने का मौका भी मिलेगा। तसल्ली पकड़, अपनी कामयाबी पर थोड़ा फुदक तो लेने दे उसे। वाह क्या सिचुएशन है। वह समझ रहा है शबीर शाह बनकर वह इस पाक मुल्क में आ गया है। यहाँ की सरकार उसे लियाकत और सनवर की तरह अलकायदा का लड़का समझ रही है। 2-4 दिन सरकारी दामाद बनकर रहेगा, फिर मौका लगते ही जनरल साहब की कनपटी गर्म करके निकल पड़ेगा। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। अगर यह नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।